आज हम जानेंगे 7 मार्च को हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनवाई थी। यूक्रेन ने रूस पर 1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया था। रूस इस सुनवाई में नहीं गया। जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है और रूस द्वारा सुनवाई के बहिष्कार से क्या फर्क पड़ेगा, ये समझेंगे। और अगर रूस ने यूरोप में नेचुरल गैस का निर्यात रोक दिया तो क्या होगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा डेली कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना आपको देते हैं। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स यानी बोलने वाली किताबों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको विश्व से जुड़ी कई दिलचस्प किताबें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आपको कई और विधाओं में ऑडियो बुक्स का स्टॉक मिलेगा। ज्ञान का फुल पैकेज एक ही ऐप पर। कुकू एफएम पर ललन टॉप के दोस्तों के लिए खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट है। इसका लाभ आप कैसे लेंगे? आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। सुनते रहिए, गुनते रहिए। और जानकारी अगर आप चाहते हैं इस ऑफर के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देखिए। अब हम चलते हैं अपने शो की तरफ। आज का पहला टॉपिक जेनोसाइड कन्वेंशन से जुड़ा है। पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। साल 1915 की बात है। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। ऑटोमन साम्राज्य और रूस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। जनवरी महीने में बैटल ऑफ सरकमीज हुई। इसमें रूस के हाथों ऑटोमन साम्राज्य की करारी हार हुई। यह हार निर्णायक साबित होने वाली थी। ऑटोमन्स इससे खूब नाराज थे। उन्होंने इस हार के लिए इसके बाद अर्मीनियाई मूल के लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया। हार रहे थे तो किसी ना किसी को तो बनाना ही था जिम्मेदार। इसके बाद अर्मीनियाई लोगों की सिलसिलावार हत्या शुरू हुई। जो आर्मी में थे उन्हें बर्खास्त किया गया। बुद्धिजीवियों को पहले गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, बाद में उनकी भी हत्या की गई। अर्मीनियाई गांवों को जलाया गया। पहला विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ऑटोमन साम्राज्य में 25 लाख अर्मीनियाई रहते थे। जब लड़ाई खत्म हुई उनकी संख्या 2.5 लाख के करीब रह गई थी। इनमें से अधिकतर मारे जा चुके थे, जो कम हुए बाकी को निष्कासित कर दिया गया। इस अपराध के लिए ऑटोमन लीडर्स को कभी कोई सजा नहीं मिली। इनफैक्ट आज भी जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुनिया में एक यूनिवर्सल कंसेंसस नहीं है अर्मीनियन जेनोसाइड के ऊपर। सब लोग तुर्की को या ऑटोमन साम्राज्य को उसका जिम्मेदार बताने को तैयार नहीं है। वापस चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के ज़माने में। कुछ सालों के बाद पोलैंड में एक लड़का यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पहुंचा और उसका नाम था राफेल लिम्किन। उसने अर्मीनिया में हुए नरसंहार की कहानी पढ़ी तो उसका दिमाग सन्न रह गया। इतना भीषण अपराध इतनी आसानी से भुला दिया गया था। लिम्किन के मन में सवाल आया, वाई वॉज किलिंग 1 million people a less serious crime than killing a single individual? हिंदी में हुआ इसका मतलब, लाखों लोगों की हत्या का अपराध एक व्यक्ति की हत्या के तुलना में कम गंभीर कैसा हो सकता है? हम एक भी व्यक्ति की हत्या को भुलाते नहीं है, यहाँ लाखों लोग मार दिए गए, कोई सुनवाई नहीं है। ये सवाल आगे चलकर इतिहास में दर्ज होने वाला था। लिम्किन यहूदी थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने कथित अशुद्ध नस्ल के लोगों को मिटाने की कसम खाई थी। उसकी सनक ने 60 लाख से अधिक यहूदियों की जान ली। इनमें लिम्किन के परिवार के 49 लोग शामिल थे। राफेल लिम्किन किसी तरह जान बचाकर अमेरिका आ गए। उन्होंने यहूदियों की संस्थागत हत्या की तरफ नेताओं का ध्यान खींचा। 1944 में उनकी किताब पब्लिश हुई, एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप। इसी किताब में पहली बार जेनोसाइड शब्द का जिक्र हुआ। लिम्किन ने इस शब्द का इजाद ग्रीक शब्द जेनोस और लैटिन शब्द साइड को मिलाकर के किया था। जेनोस का मतलब होता है नस्ल, जबकि साइड का मतलब होता है हत्या, पूरी नस्ल की हत्या, जेनोसाइड। लिम्किन ने न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के दौरान चीफ प्रोसिक्यूटर रॉबर्ट ए जैक्सन के साथ मिलकर काम किया। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में नाजी जर्मनी के वॉर क्रिमिनल्स को सजा दी गई थी। लिम्किन ने लिखा कि इस ट्रायल से अतीत के हिटलरों को तो सजा मिल गई, लेकिन भविष्य के हिटलरों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स खत्म होने के बाद लिम्किन वापस यूरोप लौटे। उन्होंने नरसंहार के खिलाफ कानून बनाने की मुहिम जारी रखी। आखिरकार 9 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने जेनोसाइड कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। इसके तहत जेनोसाइड यानी नरसंहार को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपराध घोषित किया गया। इस जेनोसाइड कन्वेंशन में नरसंहार की परिभाषा बताई गई है, नरसंहार के प्रकार बताए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अपराधी किसी भी पद पर हो या कोई भी हो, वो संवैधानिक तौर पर सजा का हकदार होगा। जुलाई 2019 तक 152 देश इस कन्वेंशन में पार्टी बन चुके थे। इनमें रूस और यूक्रेन दोनों शामिल हैं। आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल यूक्रेन ने रूस का हमला रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ का रुख किया है।
आईसीजे यूनाइटेड नेशंस की सर्वोच्च अदालत है। यूक्रेन ने रूस पर जेनोसाइड कन्वेंशन के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। यूक्रेन पर हमले से पहले पुतिन ने एक भाषण दिया था। इसमें उन्होंने एक बात यह भी गिनाई थी कि यूक्रेन दोनबास इलाके में रूसी मूल के लोगों का नरसंहार कर रहा है। वे इस अपराध को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी को आधार बनाकर रूसी सेना यूक्रेन में घुसी थी लिबरेटर बनके। यूक्रेन का कहना है कि वो रूस है जो यूक्रेनी नागरिकों की हत्या कर रहा है। रूस के हमले में सैकड़ों आम यूक्रेनी मारे गए हैं। 15 लाख से अधिक लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा है, नागरिक से रिफ्यूजी हो गए, जबकि लाखों लोग आंतरिक विस्थापन का शिकार हुए हैं, देश के ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए। यूक्रेन ने कहा था कि आईसीजे देशों के बीच चल रहे विवाद का निपटारा करती है, इसीलिए उसे इस मामले में रूस को हमला रोकने का आदेश देना चाहिए। 7 मार्च को आईसीजे में इस मामले की सुनवाई हुई। यूक्रेन ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा, लेकिन रूस ने अपना प्रतिनिधि भेजने से ही मना कर दिया था। आईसीजे के चीफ जज ने कहा है कि रूस का सुनवाई में नहीं आना निराशाजनक है। अब इस सवाल पर विचार करते हैं कि क्या आईसीजे रूस के हमले को रोक सकती है। अगर अदालत रूस को हमला रोकने का आदेश देती है तो रूस को ऐसा करना चाहिए। चूंकि रूस और यूक्रेन दोनों आईसीजे को मानते हैं, इसलिए वे फैसला मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य भी होंगे, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। वैसे इस मामले में रूस ने सुनवाई में आने से मना कर दिया। वो इस केस का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस कोर्ट के कहने से यूक्रेन में चल रहा हमला नहीं रोकेगा, यानी लड़ाई जारी रहने वाली है। फिर आईसीजे की सुनवाई का मतलब ही क्या हुआ? जानकार ऐसा मानते हैं कि ये सुनवाई महज सांकेतिक है। आगे कभी रूसी लीडर्स पर मुकदमा चला तो आईसीजे की सुनवाई का इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी रूस के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच शुरू की है। ये जांच पूरी होने में सालों का वक्त लग सकता है। अब चलते हैं नेचुरल गैस की सप्लाई की तरफ। उस मुद्दे पर जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। कई दिग्गज कंपनियों ने रूस में अपना व्यापार बंद कर दिया। रूसी कंपनियों को बाहर काम करने पर रोक लगा दी गई। रूस से होने वाला आयात और रूस को जाने वाला निर्यात भी खासा प्रभावित हुआ है। 82,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को स्थगित कर दिया गया है। यह पाइपलाइन बाल्टिक सागर के नीचे बिछाई गई थी, रूस से जर्मनी के बीच। अमेरिका ने कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस पाइपलाइन को बंजर छोड़ दिया जाएगा, और वही हुआ भी। रूस ने हमला किया और जर्मनी ने सर्टिफिकेशन का काम रोका। वेस्ट के प्रतिबंधों का सिलसिला अब तेल तक पहुंच रहा है। अमेरिका रूस के तेल और गैस के निर्यात पर रोक लगाने की पहल चला रहा है। उसका मानना है कि तेल और नेचुरल गैस की बिक्री से मिलने वाली रकम यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल हो रही है। अगर इस बिक्री को रोक दिया गया तो रूस की कमर टूट जाएगी। यहां पर एक बात गौर करने वाली है। रूस यूरोप की कुल जरूरत का 40% नेचुरल गैस और 30% तेल सप्लाई करता है, क्योंकि जुड़ा हुआ है। इस बाबत रूस के डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके तेल के निर्यात पर बैन लगाया गया तो वे यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई करना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो महंगाई अकल्पनीय होगी। जानकारों की माने तो इस चेतावनी में काफी दम भी है। इतने कम समय में रूस का ऑल्टरनेटिव तलाशना मुश्किल है। इसमें लंबा समय लगता है। तब तक यूरोप में महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी। कोई भी देश इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले से ही यूरोप में गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचा या यूक्रेन ने गैस की सप्लाई रोकी तो ग्राफ की लिमिट को नए सिरे से तैयार करना होगा। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाकी अपडेट्स जान लेते हैं। पहला अपडेट, रूस और यूक्रेन के बीच शांति की उम्मीद अब बढ़ती नजर आ रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्री दक्षिणी तुर्की में मुलाकात के लिए राजी हो गए हैं। वे 10 मार्च को मुलाकात करेंगे। 7 मार्च को दोनों देशों के प्रतिनिधि तीसरे राउंड की बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद यूक्रेन ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि रूस ने दावा किया कि कसर अभी भी बाकी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमला रोकने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहला, यूक्रेन संविधान संशोधन करके अपनी न्यूट्रलिटी तय करे। दूसरा, यूक्रेन क्रीमिया के कब्जे को मान्यता दे और रूस द्वारा आजाद घोषित किए गए लुहांस्क और दोनेत्स्क की आजादी को भी मान्यता दे। इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। हालांकि सेफ कॉरिडोर पर बात थोड़ी आगे बढ़ी है। रूस ने सेफ कॉरिडोर के लिए रास्ता चुनने का काम यूक्रेन पर छोड़ दिया है। उसने कहा है कि यूक्रेनी नागरिक अपनी पसंद का इलाका चुन सकते हैं। इससे पहले रूस ने सेफ कॉरिडोर के लिए 6 रास्ते सुझाए थे। इसमें से 4 का एग्जिट पॉइंट रूस या बेलारूस की तरफ खुलता था। बेलारूस इस लड़ाई में रूस का सहयोगी है, इसीलिए यूक्रेन ने रूस के सुझाए कॉरिडोर को मानने से इनकार किया था। जापान ने रूस और बेलारूस के 32 कुलीनों और अधिकारियों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है।
उसने रूस को भेजे जाने वाली रिफाइनरी इक्विपमेंट्स के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा बेलारूस की सेना के इस्तेमाल में आने वाले सामानों का निर्यात भी रोक दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 7 मार्च को टीवी पर प्रकट हुए। इसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जरूरी अपडेट दिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्ट्स या रिजर्व फोर्स को नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ रेगुलर सैनिक ही यूक्रेन के मिशन में भेजेंगे। मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं ये समझते हैं। कई देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा की व्यवस्था है। इसके तहत तय उम्र के लोगों को तय समय तक सेना में सेवा देनी पड़ती है। रूस में 18 से 27 साल के बीच पुरुषों को ड्राफ्ट में नाम आने पर सैन्य सेवा के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है। ड्राफ्ट में नाम आना मतलब एक सूचना दी जाती है कि आपको इस काम के लिए सरकार ने बुलाया है, उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्ट कर रहे हैं मतलब बुला रहे हैं। कानूनन कॉन्स्क्रिप्ट्स को एक्टिव कॉम्बैट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस ने यूक्रेन में बड़ी संख्या में कॉन्स्क्रिप्ट्स को भी भेजा है। 2015 में पुतिन ने एक डिक्री पर दस्तखत किए थे। इसके मुताबिक सेना में हुई मौत को स्टेट सीक्रेट में शामिल कर लिया गया। इस वजह से यूक्रेन में हताहत होने वाले रूसी कॉन्स्क्रिप्ट्स का असली आंकड़ा अभी सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है। 7 मार्च को रूस ने अनफ्रेंडली देशों की भी एक लिस्ट निकाल दी। इस लिस्ट में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन समेत 44 देश शामिल हैं। ज़्यादातर वो हैं जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं या वो देश जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन देशों के लोगों और कंपनियों से व्यापार करने के लिए सरकार का अप्रूवल लेना जरूरी हो जाएगा अब रूस में। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी म्यांमार से है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। उस दिन सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को कुर्सी से उतारकर देश भर में आपातकाल लगा दिया था। जनता ने सैन्य शासन का विरोध भी किया। फिर सेना का दमन चालू हुआ। अभी तक हुए प्रोटेस्ट्स में 1600 लोगों की हत्या हो चुकी है, जबकि 10,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सेना सिर्फ प्रोटेस्टर्स को निशाना बना रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार वैसे सैनिक जिन्होंने दमन में सेना का साथ नहीं दिया, उन्हें भी बुरी तरह टॉर्चर किया गया। म्यांमार की सेना नौजवानों और अपराधियों को रिक्रूट कर रही है, फिर उनका माइंड वॉश किया जाता है ताकि नरसंहार को जायज ठहराया जा सके। जो कोई इसका विरोध करता है उसे धमकियां दी जाती हैं। इसके चलते कई सैन्य अधिकारियों ने सेना की नौकरी को अलविदा भी कहा है। पीपल्स सोल्जर्स इस नाम का म्यांमार का एक संगठन है। ये सेना छोड़ने वाले सैनिकों की मदद करता है। इसके मुताबिक तख्ता पलट के बाद से 28,000 से अधिक सैनिक सेना छोड़ चुके हैं। दूसरी सुर्खी सऊदी अरब से है। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक करके अमेरिका पर हमला किया था। इसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए थे। इस घटना में 19 हाईजैकर्स शामिल थे। ये संख्या 20 हो सकती थी। दरअसल 4 अगस्त 2001 को मोहम्मद अल कहतानी नाम का एक सऊदी नागरिक फ्लोरिडा के एक एयरपोर्ट पर उतरा था। उसके कागजात में कुछ दिक्कत थी। इस वजह से इमिग्रेशन डेस्क पर बैठे अधिकारियों ने उसे वापस लौटा दिया और उसे एंट्री नहीं दी। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद अमेरिका पर हमला हुआ था। बाद में जांच में पता चला कि कहतानी अमेरिका में मोहम्मद अट्टा से मिलने आया था। अट्टा इजिप्ट का रहने वाला था और वो 9/11 अटैक में शामिल हाईजैकर्स का रिंग लीडर था। हमले में वो मारा गया। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि कहतानी 20वां हाईजैकर हो सकता था। बाद में कहतानी अफगानिस्तान आ गया। कुछ समय बाद उसे पाकिस्तान बॉर्डर के पास से अरेस्ट किया गया। उसे फिर ग्वांतानामो बे की जेल में रखा गया। वहां टॉर्चर के कारण वो मानसिक तौर पर बीमार हो गया, इतना बीमार कि उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इस मामले में अपडेट ये है कि कहतानी को ग्वांतानामो से ट्रांसफर कर दिया गया है। उसे मेंटल केयर के लिए उसके मुल्क सऊदी अरब भेजा गया है। अब वो साइकेट्रिक सेंटर में रहेगा। ग्वांतानामो बे की जेल 9/11 के हमलों के बाद तैयार की गई थी। यहाँ पर अमेरिका के कानून लागू नहीं होते, इसीलिए CIA के लिए इंटरोगेशन चलाना आसान था। एक समय पर ग्वांतानामो बे में लगभग 800 कैदी थे। अब ये संख्या 38 पर पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द से जल्द इस जेल को बंद करने की बात कह चुके हैं। इससे पहले बराक ओबामा और जॉर्ज W. बुश भी ये इच्छा जता चुके हैं, लेकिन कई कानूनी बाध्यताओं और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के चलते, क्योंकि वहाँ बाई पार्टीसन यूनानिमिटी है नहीं इसके ऊपर कि जेल बंद कर दी जानी चाहिए या नहीं, और जेल बंद करने के बाद जो कैदी हैं उनका क्या होना चाहिए, इसको लेकर के अमेरिका में एक राय नहीं हो पाई अभी तक। इसलिए ये जेल बंद नहीं की जा सकी है। कई कैदियों को टॉर्चर करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है यूएस में इस जेल में। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी साउथ कोरिया से है। साउथ कोरिया में 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। उससे पहले 7 मार्च को डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर सोंग योंग गिल पर हथौड़े से हमला हुआ। हमले में उन्हें मामूली चोट आई। एक संदिग्ध हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोंग साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के करीबी हैं। साउथ कोरिया में कोई शख्स अधिकतम एक ही बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, इसीलिए मून इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते।
हालांकि उनकी पार्टी जीत की प्रबल दावेदार बताई जा रही है। साउथ कोरिया में चल रहे इस चुनाव को स्क्विड गेम इलेक्शन का नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस बार जो कोई चुनाव हारा उससे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी नतीजे में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। साउथ कोरिया के चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।